Good morning, students and dear audience. आप लोगों की भारी मांग के बाद आज मैं पहली बार आप लोगों से इस YouTube चैनल पर मेरी ऑनरेरी सेवाओं के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरे इन वीडियो सीरीज़ से आपके करियर को बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। आज के इस वीडियो में अपन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो प्रत्येक विषय के लिए या प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस क्लास के साथ रेगुलर बने रहेंगे और निश्चित तौर पर अपन इस क्लास के माध्यम से मेरे लिए या आपके लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। आज की इस कक्षा में अपन जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो बेसिक पोर्शन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऐसी होती हैं जिनमें पॉलिटिकल कंसेप्ट बेस कुछ चैप्टर्स डाल दिए जाते हैं, जैसे संविधान की प्रकृति है, दबाव समूह है, गठबंधन सरकारें हैं, या भारतीय राजनीति की आधुनिक जो चुनौतियां हैं, धर्म, संप्रदाय, जाति, ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर भी सिलेबस में फोकस किया जा सकता है। लेकिन अमूमन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पुट किए जाते हैं उनमें मेजॉरिटी में ये देखा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन ही जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसी कोई एग्जामिनेशन नहीं होती जिसमें इस टॉपिक का योगदान नहीं होता। आप एक कांस्टेबल की भर्ती से लेकर आरएएस, आईएएस, आरजेएस जैसी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण वेटेज रखने वाला टॉपिक है। कोशिश करता हूँ कुछ वीडियोज़ में अपन इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पूरा करें। इसलिए आज की इस कड़ी में मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल मार्क के ऊपर चर्चा करूंगा। देखिए, किसी भी देश का संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जो लिखित अलिखित हो सकता है। जैसे भारत, अमेरिका, इन राष्ट्रों के कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। आज भी यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलिखित है, अनरिटन है। ये प्रत्येक राष्ट्र के लिए तथ्य और परिस्थितियों का सवाल है कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। लेकिन किसी भी राष्ट्र के लिए आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों में अपन संविधान को एक सुप्रीम दस्तावेज मानते हैं कानून की कड़ी में, और किसी भी राष्ट्र के लिए इस कानून से बड़ा कोई कानून नहीं होता है। और उस देश में वहाँ की विधायिका द्वारा जो भी कानून फ्रेम किए जाते हैं वो सारे कानून अंडर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किए जाते हैं। इसलिए हम एक सुप्रीम दस्तावेज के रूप में संविधानों का अध्ययन करते हैं। और जहाँ तक अपने यहाँ की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की नेचर को अपन देखते हैं तो इसमें कंपेरेटिवली यदा कदा कोई सवाल दूसरे राष्ट्रों से कंपैरिजन करके पूछा जा सकता है। मुख्यतया भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को केंद्र बनाकर ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आज तक मैंने जितनी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को फेस किया है या इसके अलावा जिन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैंने मेरी सेवाएं दी हैं उनमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखे हैं जो आपके गाइड या जो स्टडी मटेरियल मार्केट में आपको उपलब्ध होता है उससे डिफरेंट या हटकर होते हैं। और हर 2-4-6 महीने में जो नई एग्जामिनेशंस अपने सामने आती हैं, निश्चित तौर पर प्रत्येक सब्जेक्ट में एक आध सवाल ऐसा आता है जो अपने लिए चैलेंजिंग होता है और एग्ज़ाम की डेट तक किसी गाइड में या किसी स्टडी पैकेज में वो अपने को उपलब्ध नहीं होता। कोशिश करेंगे कि अपन उन सभी क्वेश्चंस को कवरेज देते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। और मैं पूरी शिद्दत से आपके साथ ये काम करने के लिए मेरी ऑनरेरी सेवा के तौर पर आपके साथ आज से विधिवत रूप से शुरू हो रहा हूं। और आज के इस टॉपिक में अपन शुरू करेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक परिदृश्य। तो देखो दोस्तों,
किसी भी राष्ट्र का संविधान जो है वो एकाएक या एकमुश्त नहीं उपजता है, उसका अपना एक हिस्टोरिकल मार्च होता है। और वैसे भी प्रत्येक राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहाँ की न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य पर भी निर्भर करता है। तो जिन हालातों से देश का इतिहास गुजरा है, उन हालातों के अकॉर्डिंग हमने धीरे धीरे 1 बाय 1 कुछ प्रावधान जो है वो अडॉप्ट किए हैं, और करते 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 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, या 26 नवंबर 1949 को जो फ्रेम होके तैयार हो गया था, वो एक ऐसा दस्तावेज है जिसे अपन ने बिल्कुल किस्तों में जुटाया है। कुछ विचारकों ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसा भी कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो उधार का थैला है। तो इस उधार के थैले में हमने कौन से प्रावधान कब, कहां से और किस कारणवश हमने लिए हैं, इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, भारत में कोडिफाइड लॉ, देखो कानून जो होता है वो संहिताबद्ध और असंहिताबद्ध होता है। तो भारत में संहिताबद्ध कानून, कोडिफाइड लॉ है, इसकी परंपरा डालने का श्रेय अंग्रेजों को दिया जाता है। इससे पहले भारत के ऐतिहासिक क्रम में हमें कहीं भी कोडिफाइड लॉ की जानकारी नहीं मिलती है। आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लॉर्ड मैकाले, जिसको भारत में कोडिफाइड लॉज का फादर अपन मानते हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने यहाँ संहिताबद्ध कानूनों को न केवल प्रेरित किया बल्कि उसका प्रथम प्रमाण भी अपने हाथों से तैयार करके इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता हमें प्रदान की। अब मैं आज की इस क्लास में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके लिए आप ये बोर्ड के ऊपर एक स्क्रीनशॉट है, देखो नोट्स आपको कहीं भी बनाने की जरूरत नहीं है। हेडिंग्स जो है वो सुपरफिशियल बोर्ड के ऊपर मैं टच करते हुए चलूँगा, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट्स आपका फ्रेम हो जाएगा। क्लास के बाद में आप हर क्लास के बाद में 5-7 मिनट इस क्लास के हेडिंग्स को डायरी में नोट करने के लिए देंगे। तो यहाँ देखो, आज की क्लास का टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास एक यात्रा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत का संविधान जो है वो एक दिन की उपज नहीं है, एक बड़े अभ्यास और लंबे संघर्ष का नतीजा है ये दस्तावेज, जिससे आज हमारे देश की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है। देखो, संवैधानिक इतिहास की बात को अपन अच्छे से समझें, इसके लिए हमें ब्रिटिश भारत के इतिहास को जानना जरूरी है, और मैं इस चैप्टर को वहीं से शुरू करने जा रहा हूं। तो इस कड़ी में आपके सामने पहली जो बात मैंने लिखी है, ये देखिए, ब्रिटिश इतिहास पूर्व की स्थिति और ब्रिटिश भारत का इतिहास। ब्रिटिश भारत को अपन फिर दो भागों में बांटते हैं, कंपनी राज और क्राउन राज। देखो, ये 1858 तक की जो ब्रिटिश भारत की हिस्ट्री है वो कंपनी राज के नाम से जानी जाती है, और 1858 के बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश भारत के इतिहास को क्राउन राज या सम्राट राज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पहले अपन इस टॉपिक को डिस्कस करें, ब्रिटिश इतिहास पूर्व की स्थिति। तो देखो, अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले का मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में कई कंपनियां राज करने के लिए आई हैं, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडियन कंपनी है। तो इस प्रकार से इन ईस्ट इंडियन कंपनीज के नाम से पहले इनका इंट्रोडक्शन होता था, और जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास के साथ भारत का संवैधानिक इतिहास जुड़ा हुआ है उसको अपन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी के राजपत्र से पूर्वी राष्ट्रों में पदार्पित होती है, और 1600 ईस्वी के राजपत्र की यदि अपन बात करें तो एक बार आप संक्षिप्त में तत्कालीन भारतीय इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता है कि 1556 से लेकर 1605 तक भारत में
मुगल सम्राट अकबर का शासन था। और उसी दौर में ब्रिटिश सम्राट ने इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सहित अनेक पूर्वी राष्ट्रों में व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। तो कुल मिलाकर इस कड़ी में हमारे सामने पहला सवाल ये बनता है कि किस भारतीय शासक या किस मुगल शासक के कार्यकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। देन इसका उत्तर बनता है सम्राट अकबर। लेकिन देखो, अकबर के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली थी, या यूं कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कोई फैक्ट्री या संस्थान जो है वो संचालन करना शुरू नहीं किया था। दूसरी बात, जैसे अगला सवाल आपसे यूं पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में अपना व्यापार शुरू किया, देन इसका उत्तर बनेगा सम्राट जहांगीर। तो इस प्रकार कई बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल हिस्ट्री के चैप्टर में हिस्टोरिकल फैक्ट को ग्राउंड बनाकर भी सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। वैसे भी आप जानते हो कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, कथन और कारण का जो सिस्टम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, जिसकी चर्चा आगे एक दो चैप्टर करने के बाद मैं आपको इन क्वेश्चंस को हल करने की टेक्निक के बारे में बताऊंगा। यहाँ एक बात मैं आपके साथ पहले और भी महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पैटर्न के लिए वो करना चाहूँगा। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न क्वेश्चन में इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपका नॉलेज क्या है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका वे ऑफ अटेम्प्ट क्या है, उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो सेंटेंस यूज किया जाता है उसमें एक कीवर्ड होता है जो उस ऑप्शन तक आपको लेके जाएगा या सटीक ऑप्शन तक लेके जाता है जो उस प्रश्न का उत्तर है। कई प्रश्नों में जैसे वर्ब है, प्रीपोजिशन है, या बिहेवियर लैंग्वेज है, आइडल लैंग्वेज है, ऐसे चीज़ें जो है वो उस प्रश्न के उत्तर को अलग कर देती हैं। या जनरली हम जिस चीज़ को रट के जाते हैं वो चीज़ नहीं होती और क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है उससे डिफरेंट उत्तर बन जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ इस चैप्टर में अपन आगे बढ़ें तो देखो, यहाँ ब्रिटिश इतिहास पूर्व की स्थिति, तो आपको पता है कि अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले भारत में मुगलों का शासन था और वहाँ कोई कोडिफाइड कानून नहीं था, कोई सभ्य कानून यहाँ मौजूद नहीं थे। आप सब जानते हो कि उस समय जैसे को तैसा टिट फॉर टैट जैसी कानूनी व्यवस्था थी। जैसे अपन कहते हैं कि हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, ये उस समय मुगलों की कानून व्यवस्था थी। और ऐसे माहौल में एक वेल सिविलाइज्ड कंट्री के व्यापारियों द्वारा एक कंपनी के मार्फत भारत में प्रवेश करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। और किस प्रकार उन्होंने इस सिस्टम में अपने आप को न केवल इस्टेब्लिश किया बल्कि कंपनी ने अपने व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ शासन और प्रशासन की बागडोर को भी अपने ग्रिप में लिया। और जैसे ही इन व्यवस्थाओं को कंपनी ने अपने ग्रिप में लिया, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लॉज का सहारा लिया, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की, अलग टाइप के शासन और प्रशासन के रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने यहाँ लागू किए। और नतीजतन हम आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति तक पहुँचे हैं। तो इस कड़ी में अपन देखो, सबसे पहले ये बातें, तो ब्रिटिश इतिहास पूर्व यहाँ कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था। दूसरा, ब्रिटिश भारत का इतिहास अपन यहाँ पढ़ते हैं तो इसको अपन फिर दो भागों में अध्ययन करेंगे। एक कंपनी राज जिसमें यहाँ की शासन और प्रशासन गतिविधियों पर नियंत्रण जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को 1858 के अधिनियम से समाप्त किया गया, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद भारत में ब्रिटिश सम्राट का या ब्रिटिश क्राउन का या मुकुट का राज यहाँ स्थापित हो गया। इस प्रकार दो भागों में बांटकर अपन ब्रिटिश राज को भारत में पढ़ेंगे। और जैसे ही ब्रिटिश राज में जो चार्टर्स और एक्ट्स यहाँ आए, देखो एक बात मैं आपको और यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में
हम ये देखते हैं कि भारत में कोई संप्रभु सरकार कानून बनाने वाले नहीं थे, तो यहाँ जो भी कानून बनकर आते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा तैयार होकर आते थे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इन कानूनों को दो शीर्षकों में जारी करती थी। एक शीर्षक होता था चार्टर या राजपत्र, ये ब्रिटिश सम्राट द्वारा जारी किए जाते थे। और चार्टर शब्द जो है वो चैरिटी से बना है, और चैरिटी का मतलब होता है दया स्वरूप। तो ब्रिटिश सम्राट नागरिकों के किसी वर्ग विशेष या किसी ग्रुप विशेष के हित को ध्यान में रखते हुए जो कानून जारी करता था उनको चार्टर या राजपत्र कहा जाता था। दूसरी बात, अधिनियम जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा वहाँ बैठने वाले विधायकों या सांसदों द्वारा बहुमत से पारित किए जाते थे। तो ब्रिटिश भारत के इतिहास में चार्टर और अधिनियम का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा जो कानूनी दस्तावेज जारी किए जाते थे दया स्वरूप, उनको अपन चार्टर के नाम से अध्ययन करते हैं। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट मेजोरिटी से बहुमत से लिखित कानून के रूप में पारित करके लागू करती थी उनको अपन अधिनियम के नाम से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ इस कड़ी में अपन पहला टॉपिक जो अध्ययन करेंगे वो है कंपनी राज। तो इस संबंध में आप अगली स्लाइड देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश। यहाँ देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आने वाले क्वेश्चंस को ही मैं फोकस करूँगा, क्योंकि अक्सर से किसी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही ब्रीफली मैं यहाँ आपको मेरी तरफ से कुछ चीज़ें बताऊँगा। यहाँ ये देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश। तो यहाँ पहला सवाल जो बनता है वो ये है कि ब्रिटेन में कुछ व्यापारी लोगों की एक टोली थी, और उस व्यापारी लोगों की टोली ने 1598 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट के सामने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, और उस प्रार्थना पत्र में दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों में व्यापार के लिए अनुमति मांगी। तो यहाँ देखो, उन व्यापारी लोगों ने ब्रिटिश सम्राट के सामने एक कंपनी के रूप में 1598 में सम्राट से अनुमति मांगी। इसके एवज में दूसरा सवाल देखो, ये प्रार्थना पत्र स्वीकार करके 16 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक राजपत्र जारी किया गया। यही वो कानूनी दस्तावेज था, यही वो चार्टर था जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए अनुमति प्रदान की गई। तो देखो, मांग पत्र या प्रार्थना पत्र व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया 1598 में, और इसे ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, देखो इतिहास की दृष्टि से एलिजाबेथ फर्स्ट, उस समय 1600 ईस्वी के राजपत्र को जारी करने वाले ब्रिटिश क्राउन या सम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारत सहित दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों या अधिकांश पूर्वी राष्ट्रों में व्यापार की अनुमति प्रदान करने का काम जो है वो इस राजपत्र के माध्यम से किया गया। दूसरा ये है कि ये जो अधिनियम है, ये जो राजपत्र है, इसके जारी होने के बाद एक लंबे समय तक ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए और सम्राट द्वारा जो राजपत्र जारी किए गए, उनमें ये देखा गया है कि उन दस्तावेजों में भारतीय व्यवस्थाओं को पूर्णतया दोषपूर्ण करार दिया गया, और उनकी जगह ब्रिटिश विधि व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया। देखो, ये भारतीय इतिहास के लिए अपन अच्छा भी मान सकते हैं और बुरा भी मान सकते हैं, ये अलग अलग थिंकर का दृष्टिकोण होता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ का अपन एनालिसिस करते हैं तो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की चर्चा करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं इस मामले में बता दूं इनिशियली कि हमारे साथ ठीक इसलिए नहीं था क्योंकि हमारी निजी व्यवस्थाओं के साथ अंग्रेजों द्वारा छेड़खानी की जा रही थी, और हमारे लिए अच्छा ये था कि एक बर्बर शासन और प्रशासनिक व्यवस्था से निकलकर हम एक सभ्य व्यवस्था की ओर रुख कर रहे थे। वैसे भी जहां तक अच्छाई और बुराई का सवाल है, उस मामले में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देयर इज नथिंग गुड और बैड, ओनली थॉट्स मेक इट सो। अच्छा और बुरा बनाने वाले विचार हैं। जो मेरी नज़र में अच्छा है वो आपकी नज़र में बहुत बुरा हो सकता है, या जो आपकी नज़र में बहुत
अच्छा है वो मेरी नज़र में बहुत बुरा हो सकता है। तो यहाँ ब्रिटिश भारत के इतिहास में जितने भी चार्टर और अधिनियम अपन पढ़ेंगे उनके गुण दोषों की चर्चा अपन करते रहेंगे, और आज हम इनकी चर्चा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनका ओवरव्यू हमारे पास है। ये दो बातें मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई है कि 1598 में मांग पत्र प्रस्तुत किया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो राजपत्र जारी किया गया उसको अपन 1600 ईस्वी का राजपत्र कहते हैं, जिसके माध्यम से कंपनी को पूर्वी राष्ट्रों में व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। और तीसरी बात, इस राजपत्र के बाद में जितने भी राजपत्रीय अधिनियम जो जारी हुए हैं उन सभी राजपत्रों और अधिनियमों में भारतीय व्यवस्थाओं को दोषपूर्ण करार देते हुए ब्रिटिश विधि व्यवस्था को कायम करने का भरपूर प्रयास किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, यह है 1600 ईस्वी का राजपत्र। देखो ये पहला डॉक्यूमेंट है जो ब्रिटेन द्वारा जारी हुआ, और न केवल भारत में बल्कि सभी पूर्वी राष्ट्रों में इसको लागू किया गया। या यूं कह सकते हैं कि जिस कंपनी की यहाँ अपन चर्चा करने जा रहे हैं उस कंपनी का व्यापारिक क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन केवल भारत नहीं था। इस बात को जानने के लिए 1600 ईस्वी के राजपत्र के महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उनके ऊपर हमें डिस्कस करना है। हालांकि मैं आपको इस चीज़ के डिटेल में लेकर नहीं जाऊंगा, फिर भी जहाँ तक ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों में जिन चीज़ों को टच किया जाता है उन्हें अपन सुपरफिशियली टच करते हुए चलेंगे। देखो 1600 ईस्वी के राजपत्र के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पावर्स दिए गए उनकी अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। देखो पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन सभी कंपनियों को जाना जाता है जो पाश्चात्य राष्ट्रों से आई और पूर्वी राष्ट्रों में व्यापार करके गई है। वो फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, ये मुख्यतः 4 कंपनियां अपने यहाँ आई। लेकिन भारतीय संवैधानिक इतिहास के साथ मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा करेंगे। लेकिन पहली बात को देखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसका नाम नहीं था। देखो जिस कंपनी को 1600 ईस्वी के राजपत्र के माध्यम से भारत सहित पूर्वी राष्ट्रों में व्यापार के लिए इजाजत दी गई उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इनटू द ईस्ट इंडीज। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है। कई दफा इतिहास के खाते में इस सवाल को पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक या पूरा नाम क्या था, तो इसका नाम बनेगा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। दूसरा सवाल जो इसमें पूछते हैं वो ये है कि 1600 ईस्वी के राजपत्र द्वारा या 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के राजपत्र को जो महारानी एलिजाबेथ द्वारा जारी किया गया था, उस राजपत्र द्वारा कंपनी को कितने टाइम के लिए ट्रेड की अनुमति प्रदान की गई थी। तो देखो इस कंपनी को आरंभ में 15 वर्ष के लिए व्यापार पर अनुमति प्रदान की गई थी। कहने का मतलब 1600 से लेकर 1615 ईस्वी तक इस कंपनी को व्यापार पर अनुमति प्रदान की गई थी। ये व्यापार पर अनुमति जो प्रदान की गई थी उसका संबंध केवल भारत से नहीं था। इस संबंध में भी मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कंपनी की अवधि 15 साल के लिए थी और कंपनी को एकाधिकार या मोनोपोली के रूप में अधिकार प्रदान किया गया था। कहने का मतलब है कि ट्रेड की जिन गतिविधियों को कंपनी संचालित करती थी उनको कोई भी ब्रिटिश व्यापारी यहाँ आके अपने स्तर पर संचालित नहीं कर सकता था। या यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटिश व्यापारियों को कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होना होता तो उसे पहले कंपनी की सदस्यता लेनी होती। कहने का मतलब वो कंपनी के मार्फत ही ऐसा कर सकता था। या इसको अपन कह सकते हैं कि कंपनी को केवल व्यापार की अनुमति या अधिकार प्रदान नहीं किया गया, साथ में उसे मोनोपोली के रूप में यह अधिकार प्रदान किया गया। कहने का मतलब यह है कि जो व्यापारिक गतिविधियां कंपनी संचालित करती थी उनकी एकमात्र अधिकारी वो कंपनी ही थी। दूसरी बात इसमें देखो, ये ज्यूरिसडिक्शन या जो क्षेत्राधिकार था वो केवल भारत या एशिया महाद्वीप नहीं था। इसमें एशिया,
अफ्रीका और अमेरिका का अधिकांश हिस्सा शामिल था। या यूं कह सकते हैं कि देखो, केप ऑफ गुड होप से मैगलन की खाड़ी तक जो फील्ड पड़ता है, उस पूरे फील्ड में इस कंपनी को व्यापार पर मोनोपोली प्रदान की गई, जिसमें एशिया के अलावा अफ्रीका और अमेरिका भी शामिल था। चौथा सवाल 1600 ईस्वी के राजपत्र की विशेषताओं में हमारे सामने आता है, वो है प्रजातांत्रिक शासन प्रबंध व्यवस्था की शुरुआत। देखो, यहाँ भले ही गवर्नेंस या मुगल साम्राज्य में डेमोक्रेटिक मोड देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस राजपत्र के माध्यम से जिस कंपनी को व्यापार की अनुमति प्रदान की गई, उसकी आंतरिक गतिविधियों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था या बहुमत से जजमेंट को लागू करने की व्यवस्था शामिल हुई थी। इस संबंध में देखो, यहाँ मोटे तौर पर आपको जिस बात को ध्यान में रखना है वो ये है कि इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और शेयर कर दूं कि किसी भी कंपनी का निर्माण जो होता है वो किसी अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। उसमें जो पूंजी लगती है वो पूंजी अंशधारकों या शेयर होल्डर्स द्वारा लगाई जाती है, और जिन लोगों जो शेयर होल्डर होते हैं उन सब का उस कंपनी में अपना हित होता है। तो इस कंपनी के जितने शेयर होल्डर थे या जिन लोगों की पूंजी लगी थी, उसको आम सभा या जनरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था, शेयर होल्डर्स के नाम से जाना जाता था। और देखो, सभी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी की गतिविधियों में भागीदार नहीं हो सकते थे, इसलिए इन शेयर होल्डर्स द्वारा एक संचालन समिति का चुनाव किया जाता था, और उस संचालन समिति को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता था, जो कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। और इस संचालन समिति या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल सदस्य 24 रखे गए, 24 रखे गए। तो देखो, यहाँ ये 24 सदस्य मेजोरिटी से या बहुमत से जिस निर्णय को लेते हैं वही निर्णय लागू होता था। तो यहाँ देखो, एक बार फिर इस हेडिंग को देखेंगे कि 1600 ईस्वी के राजपत्र द्वारा कंपनी के संचालन में डेमोक्रेटिक व्यवस्था देखने को मिलती है या प्रजातांत्रिक शासन और प्रबंध व्यवस्था, क्योंकि कंपनी के जितने शेयर होल्डर होते थे वो अपने में से एक 24 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव करते थे, और वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य ही कंपनी के हित में फैसला लेते थे। इस प्रकार देखो, भले ही भारतीय शासन व्यवस्था में या प्रशासनिक व्यवस्था में डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं आई होगी, लेकिन एक बहुत बड़े फील्ड पर ट्रेड करने वाली कंपनी की आंतरिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक स्वरूप जो है वो दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा देखो, पांचवी जो विशेषता है, कंपनी को कॉरपोरेशन के रूप में विधिक अस्तित्व प्रदान किया गया। देखो, कंपनी को कॉरपोरेशन के रूप में विधिक अस्तित्व प्रदान किया गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ मैं आपको एक और कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो, सामान्यतया अपन एक शब्द यूज करते हैं, पर्सन। क्या शब्द यूज करते हैं? पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो यहाँ देखो, अपन जनरल स्टडी की बात करें तो व्यक्ति का मतलब ह्यूमन बीइंग या मानव प्राणी नहीं होता है। लिटरेचर में प्रश्न जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये भी आपको हर एक जगह ध्यान रखना है। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं नेचुरल, प्राकृतिक, और एक होते हैं आर्टिफिशियल। तो ये देखो, ये आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी जो है वो संस्थाओं में निहित होती है। नेचुरल पर्सनैलिटी जो है वो ह्यूमन बीइंग की होती है, और आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी संस्थाओं की होती है। कहने का मतलब संस्थाओं का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ ये 1600 ईस्वी का राजपत्र कंपनी को कॉरपोरेशन के रूप में विधिक अस्तित्व प्रदान करता है। इसका मतलब है कंपनी एक व्यक्ति थी। इसका मतलब ये है कंपनी एक व्यक्ति थी, इसका मतलब ये है कि कंपनी किसी के विरुद्ध वाद दायर कर सकती थी, और कोई व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध वाद दायर कर सकता था। कहने का मतलब कंपनी द्वारा और कंपनी के विरुद्ध अधिकारों का प्रवर्तन करवाया जा सकता था, ये इसका मतलब है। तो यहाँ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी की कंसेप्ट जो है वो इस राजपत्र के माध्यम से भारत में प्रवेश होती है। नेक्स्ट जो बात इसमें हमारे सामने आती है, ये देखो,
कंपनी रूपी अराजकीय संस्था को पहली बार कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। देखो, आज हम पढ़ते हैं लोकतांत्रिक सरकारों में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से विधायिका जो है वो कानून निर्माण का काम करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करवाने का काम करती है, और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के किए गए कृत्यों की या कार्यों की वैधानिकता का परीक्षण करती है कि वो अंडर लॉ अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये तीनों सरकारी एजेंसी हैं, सरकार के अंग हैं, लेकिन कंपनी जो है वो सरकार का अंग नहीं थी। ये बात मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि उस समय भारत में कोई संप्रभु सरकार नहीं थी जो कानून को लेट डाउन कर सके, और भारत के लिए जो कानून है वो मुगल सम्राटों द्वारा जारी किए गए फरमान ही होते थे। ये एक कंपनी ब्रिटेन से परमिट लेके आई थी अपने यहाँ व्यापार करने के लिए, तो इस कंपनी के आंतरिक मामलों के संचालन के लिए यहाँ ब्रिटिश सम्राट ने इसको अनुमति दी, लेकिन साथ में कंपनी को देखो यह अधिकार भी दिया कि कंपनी अपनी आंतरिक गतिविधियों के संचालन के लिए या अपनी कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कानून निर्माण का अधिकार रखती है या शक्ति रखती है। जैसे कंपनी को राजद्रोह और डकैती जैसे मामलों पर कानून बनाने की छूट दी गई। देखो कितनी एक इडियोब्लास्ट पोजीशन उस समय इस चार्टर के माध्यम से इन पूर्वी राष्ट्रों में प्रवेश होती है। जो संप्रभु सरकार है वो इंग्लैंड में बैठी है, और जिन राष्ट्रों में जैसे फॉर एग्जांपल भारत में मुगल साम्राज्य कायम है, मुगलों का शासन है, और ऐसे टेरिटोरियल फील्ड में एक ऐसी व्यापारिक कंपनी का प्रवेश इस हैसियत के साथ होता है कि उसे राजद्रोह और डकैती जैसे मामलों में कानून निर्माण की छूट दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये चार्टर अपने आप में कंपनी को एक पावरफुल संस्था के रूप में पूर्वी राष्ट्रों में एंट्रेंस देती है। यहां अगली बात देखो, मैं यहां आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूं वो है कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी और व्यापार के लिए कैपिटल या पूंजी की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक कंपनी या किसी भी संस्था की जो पूंजी है वो शेयर होल्डर्स की पूंजी होती है, और इस कंपनी को आरंभ में 75,373 पाउंड की राशि के साथ शुरू किया गया। इसके साथ हम एक चीज को और डिस्कस करेंगे कि ऐसा ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश सम्राट का क्या हित था कि एक चैरिटी के रूप में इस संस्था को पूर्वी राष्ट्रों में व्यापार के लिए अनुमति प्रदान की गई। तो देखो निश्चित तौर पर ब्रिटिश सम्राट या वहाँ की सरकार का आर्थिक हित था। इस कंपनी को इसलिए परमिट दिया गया था कि ये कंपनी ब्रिटिश सरकार को सालाना 4 लाख रुपए सालाना 4 लाख पाउंड बतौर टैक्स अदा करेगी, और यही जो पैक्ट था इस कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच वो आगे जाके कंपनी राज के समापन का कारण भी बनी, जिसको अपन डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्यों कंपनी के आंतरिक मामलों में पहली बार हस्तक्षेप किया। उसकी वजह यही थी कि कंपनी इस टैक्स को चुकाने में कैपेबल नहीं रही। तो यहाँ एक बार फिर देखेंगे 1600 ईस्वी के राजपत्र के माध्यम से हमें जिन बातों को डिस्कस करना है, पहली बात है कि 1600 ईस्वी के राजपत्र के तहत, या यूं कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक या पूरा नाम क्या था, देन इसका उत्तर बनेगा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इनटू द ईस्ट इंडीज। दूसरा है कि कंपनी को आरंभ में कितनी अवधि के लिए अनुमति प्रदान की गई, तो 15 वर्ष के लिए एकाधिकार के रूप में अनुमति प्रदान की गई। देखो यहाँ इस चीज को मैं और डिस्कस कर देता हूं। इस प्रश्न को थोड़ा अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अवधि वाले को। ये है कि आरंभ में कंपनी को 15 साल के लिए एकाधिकार के रूप में अनुमति प्रदान की गई। दूसरी बात, इस एकाधिकार की अवधि को असीमित कब किया गया, तो इसका उत्तर बनेगा 1609 ईस्वी के राजपत्र द्वारा।
देखो फैक्ट में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। कई बार सत्य और असत्य वाले कथनों में ऐसे सवाल डाल दिए जाते हैं, वहां आपको उस हेडिंग का नजारा जो है वो पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहला देखो, एकाधिकार के रूप में अनुमति 15 वर्ष के लिए 1600 ईस्वी के राजपत्र द्वारा। एकाधिकार को असीमित अवधि के लिए बढ़ाया गया 1609 ईस्वी के राजपत्र द्वारा। फिर आता है कंपनी के एकाधिकार का समापन कब किया गया, तो इसका उत्तर आपके सामने बनेगा 1833 के राजपत्र द्वारा। और कंपनी का ये एकाधिकार जो है वो पूर्णतया समाप्त कब किया गया, देन इसका उत्तर बनेगा 1858 का राजपत्र, 1858 का अधिनियम। तो यहाँ ये कंपनी की अवधि पर कई बार क्वेश्चन को विस्तार दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। एकाधिकार प्रदान किया गया 1600 ईस्वी के राजपत्र द्वारा। आरंभ में कितनी अवधि के लिए? 15 सालों के लिए। असीमित कब किया गया? 1609 के राजपत्र द्वारा। समापन कब किया गया इसका? समापन 1833 के राजपत्र द्वारा। और पूर्णतः समापन इसका किया गया था 1858 के अधिनियम द्वारा। यहाँ इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समापन में और पूर्णतः समापन में क्या अंतर है। तो समापन का अर्थ है कि कंपनी के काफ़ी अधिकार जो है वो मोनोपोली से हटा लिए गए थे, लेकिन कुछ ट्रेड के सब्जेक्ट ऐसे थे जो आज भी कंपनी के पास मोनोपोली के रूप में, आज भी का मतलब 1833 के बाद और 1858 के बीच में मोनोपोली के रूप में रहे। जैसे चाय का बिजनेस सभी पूर्वी राष्ट्रों में करने की मोनोपोली केवल कंपनी के पास थी। इसके अलावा चाइना, जो उस समय बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था दक्षिणी पूर्वी एशिया का, तो चीन के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड जो था वो कंपनी की मोनोपोली में शामिल था। कहने का मतलब कुछ सब्जेक्ट 1833 के राजपत्र के बाद भी 1858 के अधिनियम तक कंपनी की मोनोपोली में रहे। तो कंपनी की मोनोपोली की समाप्ति और कंपनी की मोनोपोली की पूर्णतः समाप्ति में अंतर है। पूर्णतः समाप्ति का मतलब है कि 1858 के बाद में या 1858 के अधिनियम के बाद में कंपनी के पास किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ कंपनी का पूरा नाम, कंपनी की अवधि, एकाधिकार स्वरूप। दूसरा है कंपनी का क्षेत्राधिकार। ज्यूरिसडिक्शन पर जो सवाल बनता है वो है कैप ऑफ गुड होप से मैगलन की खाड़ी तक, ये ऑप्शन रहता है जिसमें एशिया के अलावा अफ्रीका और अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र भी आते हैं। चौथा सवाल प्रजातांत्रिक शासन और प्रबंधन व्यवस्था का भारत में या पूर्वी राष्ट्रों में प्रवेश। पांचवा सवाल हमारे सामने है कि कॉरपोरेट व्यक्तित्व की या निगमित व्यक्तित्व की जो कंसेप्ट है वो कानूनन रूप से इस कंपनी के साथ भारत में प्रवेश होती है। यहाँ इस पर भी मैं आपके साथ एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखो, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी या विधिक व्यक्तित्व किसी भी संस्था का जो होता है वो उसकी मोहर में होता है, न कि किसी मानव प्राणी में। तो जैसे ग्राम पंचायत एक विधिक व्यक्तित्व है, राजस्थान सरकार एक विधिक व्यक्तित्व है। तो कहने का मतलब इनके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है और इनके द्वारा भी वाद दायर किया जा सकता है। तो ये विधिक व्यक्तित्व की जो कंसेप्ट है वो इस राजपत्र के माध्यम से भारत में प्रविष्ट होती है। दूसरी बात, जैसे अगला बिंदु जो है कानून निर्माण की जो शक्ति है वो राजनीतिक संस्थाओं में होती है। और ये पहला अवसर था कि इस राजपत्र के माध्यम से एक व्यापारिक कंपनी में कानून निर्माण की शक्ति जो है वो निहित की गई थी। या यूं कह सकते हैं कि विधान मंडलों के लिए इस राजपत्र में ये एक अल्ट्रा वायरस कार्य भी था, अधिकारातीत कार्य भी था, क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति सरकारी या विधायी कृत्यों में शामिल मानी जाती है, जबकि कंपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली नहीं थी। एक इसकी अंश पूंजी में राशि 75,373 पाउंड, और जिस एवज में ब्रिटिश सम्राट ने इस चार्टर के माध्यम से इन्हें मोनोपोली प्रदान की, इसका कारण था 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को सालाना टैक्स प्रदान करना। इस प्रकार ये चीजें अपन ने 1600 ईस्वी के राजपत्र के बारे में देखी है। फिर
इसके बाद में कुछ सवाल जो हमारे लिए बनते हैं वो बनते हैं 1609 ईस्वी के राजपत्र पर। देखो 1600 ईस्वी के राजपत्र के बाद में कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार को होने वाली जो इनकम थी, आय थी, वो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी और कंपनी को आय का एक साधन ब्रिटिश सरकार मानने लगी और कंपनी को अपनी आय को बढ़ाने के लिए कुछ और फैसिलिटीज और सुविधाओं की आवश्यकता थी। तो कंपनी के फेवर में ये क्यों आया? तो देखो, कंपनी की प्रार्थना पर अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने वाला राजपत्र। ये देखो, कंपनी ने जो अपना प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, उस प्रार्थना पत्र में कंपनी ने मांग की कि हमें अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। और ये अतिरिक्त सुविधाएं जो थी, पहली अतिरिक्त सुविधा व्यापार करने की अवधि असीमित कर दी गई। जैसा कि पिछले चार्टर में मैंने आपको बताया था कि कंपनी को लिमिटेड 15 साल के लिए मोनोपोली प्रदान की गई थी और इस राजपत्र के माध्यम से कंपनी की मोनोपोली के रूप में व्यापार की अवधि जो है वो अनलिमिटेड कर दी गई। दूसरी बात यह कि पहले कंपनी को कानून निर्माण की शक्ति, जैसे मैंने आपको बताया राजद्रोह, डकैती जैसे मुकदमों को डील करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। इस कानून में या इस राजपत्र में उनके इस अधिकार को और बढ़ाया गया और कंपनी को मार्शल लॉ घोषित करने का अधिकार दिया गया। मार्शल लॉ सैन्य कानून को कहते हैं। तो यहाँ देखो, सैन्य कानून लागू करने की छूट जो है वो कंपनी को दे दी गई। इसके अलावा सागरीय मामलों में कमीशन नियुक्त करने का अधिकार। देखो, उस समय ट्रेड की अधिकांश बातें जो हैं वो समुद्री मार्ग से, अधिकांश क्या लगभग बातें जो समुद्री मार्ग से पूरी होती थी, जैसे माल, कच्चे माल का ले जाना, माल का लाना, ये सारा। तो समुद्री मार्ग में डकैती वगैरह की संभावनाएं या घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए जो सागरीय मामले थे उनमें कमीशन या आयोग गठित करने की शक्ति जो है वो कंपनी को दे दी गई। इसके बाद में जो बड़ा चेंज जो आया है वो आया है 1661 ईस्वी के राजपत्र द्वारा, जिसको जुडिशियल चार्टर भी कहा जाता है। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस राजपत्र को जुडिशियल चार्टर के नाम से जाना जाता है। तो 1661 के राजपत्र को जुडिशियल चार्टर के नाम से जाना जाता है। पहली बात आप ये ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, इस चार्टर को जारी करने की वजह क्या थी, इस चार्टर को जारी करने का कारण क्या था? तो देखो, ये कारण मैंने आपके सामने इस स्लाइड में लिख दिया है, आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते जाएं। कारण, कंपनी की आय ब्रिटिश राजकोष के लिए महत्वपूर्ण थी और इस आय वृद्धि के लिए न्यायिक व्यवस्था पर कंपनी निर्भर होती जा रही थी। कहने का मतलब ये कि न्यायिक व्यवस्था कंपनी के हाथ में अगर आती तो कंपनी की और ब्रिटिश सरकार की आय बढ़ने के पूरे चांसेस थे। और इसी संभावना को देखते हुए ब्रिटिश सम्राट ने 1661 के राजपत्र में पहला प्रावधान जो किया वो ये था, देखो, शांति व युद्ध का अधिकार। इस हेडिंग को समझेंगे। देखो, शांति कायम करने के लिए कंपनी कोई भी संधि वगैरह कर सकती थी या कंपनी अपने स्तर पर किसी भी पूर्वी राष्ट्र के सम्राट से युद्ध कर सकती थी। देखो, ये भी अपने आप में अल्ट्रा वायरस राइट कहा जा सकता है, क्योंकि शांति कायम करने के लिए संधि या युद्ध आदि का जो हक है वो सरकारों को था, राज्यों को था, और आज भी राज्यों को ही है। लेकिन उस समय ये राइट जो है वो इस राजपत्र के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट ने कंपनी को दिया। क्या था इसमें कि किसी भी भारतीय स्थानीय शासक के साथ शांति हेतु कंपनी कोई भी संधि कर सकती है या किसी भी भारतीय सम्राट के साथ कोई संधि कर सकती है या युद्ध कर सकता है। इसके कोष्टक वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखिए, सिवाय ईसाई सम्राटों के। देखो, इसमें यह अपवाद रखा गया कि कंपनी भारत में यदि कोई ऐसा शासक है जो ईसाई धर्म से बिलोंग करता है तो उसके साथ कोई शांति समझौता नहीं कर सकती और उसके साथ किसी प्रकार के युद्ध की घोषणा नहीं कर सकती। ये देखो,
एक मौन रूप से हम कह सकते हैं कि इस राजपत्र में पूर्वी राष्ट्रों के या भारतीयों के ईसाईकरण का एक साइलेंट जो प्रयास है वो इसमें शामिल है। अगला जो प्रावधान इसमें किया गया कि कंपनी को गवर्नर व अन्य सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। देखो, कंपनी अपने व्यापार को ठीक से संचालित कर सके इसलिए कंपनी को गवर्नर और अन्य सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। तो देखो, गवर्नर्स को अपॉइंट करने की जो कंसेप्ट है वो इसी राजपत्र के माध्यम से आई है। ये चीज आगे अपन देखेंगे कि गवर्नर्स और फिर गवर्नर्स के ऊपर गवर्नर जनरल की कंसेप्ट आई। इनको परामर्श देने वाले मंडल को अपन गवर्नर जनरल की परिषद के नाम से आगे अध्ययन करेंगे। तीसरा प्रावधान इसमें है, कंपनी के प्रत्येक गवर्नर व उसकी काउंसिल को अंग्रेजी विधि से निर्णय का विशद अधिकार दिया गया। देखो, गवर्नर और उसकी परिषदें जो जजमेंट लेती थी उन जजमेंट्स में ब्रिटिश लॉ को फॉलो करने का अधिकार दे दिया गया। देखो, सीधी सी बात यह है कि कंपनी के जो लेन देन होते थे वो पूर्वी राष्ट्रों में या भारत में किससे होते थे? यहाँ के स्थानीय नागरिकों से होते थे। वो ब्रिटिश लॉ के बिल्कुल जानकार नहीं थे। इसके बावजूद भी गवर्नर और उसकी परिषद को जो जजमेंट लेने होते थे वो ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग लेने होते थे, जबकि यहाँ के जो लोग उनके संपर्क में रहते थे, जिनसे उनके संबंध होते थे, जिनके साथ किसी प्रकार की घटनाएं होती थी, वो लोग इस कानून को नहीं जानते थे। इसके बावजूद भी ब्रिटिश लॉ को भारतीयों पर थोप दिया गया था। ये मुख्य प्रावधान 1661 के अधिनियम में किए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस राजपत्र के माध्यम से, अधिनियम नहीं राजपत्र के माध्यम से, कंपनी को शांति, युद्ध, गवर्नर अपॉइंट करने और गवर्नर और उसकी काउंसिल को ब्रिटिश लॉ से जजमेंट लेने का अधिकार दिया गया। सारे सवाल महत्वपूर्ण है। देखो, यहाँ पूछते हैं युद्ध व शांति का अधिकार कंपनी को किस राजपत्र द्वारा दिया गया? 1661 के राजपत्र द्वारा। दूसरा सवाल पूछते हैं कि गवर्नर्स और सरकारी अधिकारियों को अपॉइंट करने का पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस राजपत्र द्वारा दिया गया? 1661 के राजपत्र द्वारा। और गवर्नर और उसकी परिषद को ब्रिटिश कानून के आधार पर निर्णय लेने का पावर किस राजपत्र द्वारा दिया गया? 1661 के राजपत्र द्वारा। इस प्रकार इस कक्षा में अपन ने जो चीजें डिस्कस की है वो एक इनिशियल फंडामेंटल जो है लिखित कानूनी व्यवस्था या प्रावधानों का 1600 ईस्वी के चार्टर से कैसे भारतीय शासन और प्रशासन में प्रवेश करता है और इसके बाद किस प्रकार इसमें चेंजेज आते जाते हैं, इनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो देखो, 1861 के राजपत्र तक की चर्चा अपन ने इसमें कर ली है। अगले राजपत्र की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। थैंक सो मच।